हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक नए टॉपिक उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे अंदर में जो उत्सर्जन तंत्र है, कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। मेनली हम देखेंगे कि हमारा जो किडनी है वो किस तरीके से वर्क करता है। इसके पहले मैंने बायोलॉजी का आपको 4 से 5 वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें से आपका मानव हृदय से रिलेटेड था, सेकंड था आपका ब्लड वेसल्स था जिसमें आपके धमनी सिरा पड़े हुए थे, थर्ड था आपका ब्लड के कंपोजिशन के बारे में जिसमें हमने देखा था कि सॉलिड पार्ट्स क्या होते हैं, लिक्विड पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा था आपका ब्लड ग्रुप्स के रिलेटेड पढ़ा था, तो हमारा कंप्लीट एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था जो कि आपका फॉरेस्ट रेंजर के आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा आपके फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो वाले वीडियो को नहीं देखो तो पहले जाके उस वीडियो को देख लो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपका एक टॉपिक फिजिक्स से भी डाला हुआ है जो कि आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन से न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से है। तो वो सभी टॉपिक को नहीं देखो तो उसको भी टॉपिक को आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मानव उत्सर्जन तंत्र देखेंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ जानकारी, कुछ कंसेप्ट बैठा लेते हैं अपने दिमाग पे कि मानव उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों बनती है। अच्छी चीज़ें क्या बनती है? अच्छी चीज़ें जैसे कि प्रोटीन बनता है, विटामिन बनता है, ठीक है, आयंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। ठीक है, और कुछ बुरी चीज़ें भी होती है, गंदगी चीज़ें भी होती है, ये भी चीज़ बनते हैं। तो ये सभी चीज़ जो गंदगी चीज़ें बनती है ये सभी कहाँ होते हैं? मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ब्लड से रिलेटेड, आपका हृदय से रिलेटेड या पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था हम जो भी खाते हैं, खाने के बाद हमारा जो पाचन क्रिया होता है, पाचन क्रिया के बाद क्या होता है, जो भी चीज़ जो प्रोटीन होता है, विटामिन होता है या फिर वेस्टेज मटेरियल भी होते हैं, वो कहाँ फ्लो होते हैं? वो आपका ब्लड में ही फ्लो होते हैं। ठीक है, उसके द्वारा फिर क्या होता है, कोशिका को दिया जाता है। अगर उसको प्यूरीफाई होना है तो प्यूरीफाई होकर वो उस ऑर्गन के पास पहुँचाया जाता है। लेकिन वो किसके माध्यम से ट्रैवल होकर जाता है? सभी चीज़ आपके ब्लड के माध्यम से होके जाता है। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि दो प्रकार की चीज़ होते हैं, एक अच्छी चीज़ें भी होती है और एक बुरी चीज़ें भी होती है। तो अच्छी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन बुरी चीज़ें क्या होती है? बुरी चीज़ें हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? टॉक्सिक की तरह काम करता है। ये सभी चीज़ को क्या करना है? निकालना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर से बाहर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ को क्या करता है? निकालने के लिए कौन हेल्प करता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर? ये करता है आपका कौन सा? उत्सर्जन ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, और जब ये बहुत सारे उत्सर्जन तंत्र जो रहते हैं जैसे कि हमारा, तो इसी को पूरा क्या बोला जाता है? आपका उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। ठीक है, अब आपको समझ आया? तो हम कहने का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिक चीज़ बन रहा है, उस टॉक्सिक चीज़ को जो भी ऑर्गन्स क्या करेगा, उसको निकालेगा। ठीक है, उसको निगलीफाई करेगा, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलेंगे। ठीक है, और जो जिस चीज़ को निकालेगा उस चीज़ को क्या बोलेंगे? उस चीज़ को उत्सर्जित पदार्थ बोलेंगे। तो उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और मेनली हमारा फोकस रहेगा आज का किडनी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। तो क्या होता है? किसी जीव के शरीर से विषाक्त अपशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मतलब मैंने आपको बताया था किसी शरीर के अंदर क्या होता है, आपका टॉक्सिक चीज़ बनती है, तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहलाते हैं। इस उत्सर्जी पदार्थ को निकालने के लिए जो तंत्र काम करती है उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ बन गया है ना, उसको निकालने के लिए जो भी तंत्र वहाँ पे हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, है ना, वो सभी ऑर्गन्स अगर इस चीज़ को निकालने के लिए, ठीक है, काम करते हैं, वो सभी चीज़ को मिला के क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख उत्सर्जन अंग देख लेते हैं। कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो कि क्या करते हैं? टॉक्सिक मटेरियल को हमारे शरीर के बाहर निकालते हैं। जैसे कि आपका पहला है आपका त्वचा। ठीक है, वो क्या निकालता है? आपका पसीना निकालता है। ठीक है, पसीना क्या है? आपका एक टॉक्सिक चीज़ है। ये पसीना निकालने से क्या होता है? हमारे शरीर से, हमारे बदन से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। पसीना इसलिए निकलता है, वाष्पीकरण इसलिए होता है क्योंकि पसीना निकलेगा तभी हमारा शरीर का जो क्या बोलते हैं, आपका जो आपका टेम्परेचर होता है शरीर का, उससे क्या होता है? मेंटेन होता है पसीने निकलने से। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका सीबम हो गया। ठीक है, सीबम नहीं है आपका, सीबम है, सीबम है। ठीक है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। तो एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि पसीना तो आपको पता ही है, लेकिन ये सीबम मतलब सीबम कहाँ से निकलता है? जो टॉक्सिक मटेरियल है आपका, सीबम कहाँ से निकलता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये निकलता है आपका त्वचा से निकलता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं आपका फेफड़ा। फेफड़ा भी आपका क्या है?
आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स है, उत्सर्जन अंग है आपका। ठीक है, क्या क्यों उत्सर्जन अंग है? ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्पों को निकालता है। कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है? मैंने आपको जब मैं आपको हृदय पढ़ा रहा था तो मैंने उस समय आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक तो हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे ब्लड में बैठ के कहाँ जाता है, अलग अलग कोशिका के पास जाते हैं, और कोशिका उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्लड में बैठ के कहाँ जाता है, हृदय के पास जाता है। हृदय उसको पंप करके लंग्स के पास भेजता है। क्यों? क्योंकि लंग्स क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब होता है आपका ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो उसको प्योर ब्लड बोला जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर बनता है, तो इसको भी निकालने का काम कौन करता है, आपका लंग्स करता है। ठीक है, फेफड़ा बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं यकृत। ठीक है, यकृत, लीवर। लीवर को हम जानते हैं सिर्फ क्या, कि लीवर हमारे खाना हम खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा जो चीज़ भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, लेकिन लीवर भी आपका एक उत्सर्जी अंग है, इसको याद रखना है आपको। लीवर क्या है, आपका उत्सर्जी अंग है, और ये क्या करता है, ये अमोनिया को हानिकारक यूरिया में बदलता है। मतलब जो आपका जो अमोनिया है बहुत ही आपका टॉक्सिक रहता है। ठीक है, उसको यूरिया में बदलता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लीवर भी आपका उत्सर्जी अंग है आपका। आगे देखते हैं आपका बड़ी आंत, जिसको आपका लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, ये अनपचक भोजन को बाहर निकालता है। जो आपका जो अनपचक भोजन है वो भी आपका बाहर निकालता है। कौन? बड़ी आंत। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है आपका विक्र, जो कि नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, मतलब आपका जो ब्लड में आपका नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है उसका प्यूरिफिकेशन कौन करता है, आपका किडनी करता है। ठीक है, ये सभी चीज़ हो गया आपका किडनी के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि मनुष्य में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, ये याद रखना। त्वचा, फेफड़ा, ठीक है, लीवर, उसके बाद आपका लार्ज इंस्टेंटाइन हो गया आपका, उसके बाद हो गया आपका किडनी। ये सभी चीज़ क्या है, उत्सर्जी अंग है, और ये 2017 के फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन से हैं ऐसे करके। तो 5 ऑप्शन दिया था, क्योंकि उस समय 5 ऑप्शन आते थे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके दिया था, और लास्ट में दिया था इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन दिया था आपका यकृत दिया था, सेकंड ऑप्शन आपका यही दिया था बड़ी आंत दिया था, थर्ड ऑप्शन दिया था आपका वृक्क दिया था, फोर्थ ऑप्शन दिया था आपका लीवर दिया था, और फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया था। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान पढ़ के नहीं होगा तो अधिकतर लोग उसको लीवर ही माने होंगे, क्योंकि हमको हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, लीवर भोजन को पचाने का काम करता तो है, लेकिन लीवर साथ साथ अमोनिया को यूरिया में भी बदलता है। और एक कंसेप्ट आपको और ही बता देता हूँ कि अमोनिया को आपका जो लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में इसलिए बदल रहा है क्योंकि जो आपका अमोनिया है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो उसको कम टॉक्सिक में क्या करता है, परिवर्तित करता है आपका लीवर। ठीक है, किसमें, यूरिया में। ठीक है, और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अभी जो आपका प्रयोगशाला का एग्ज़ाम हुआ था ना, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो जो आपका लीवर है वो अमोनिया से यूरिया बनाता है, कौन सा चक्र के द्वारा बनाता है, मतलब कोई प्रोसीजर रहता है ना, उसका भी प्रोसीजर, तो उसमें कुछ दिया था, तो आपका दिया था आपका आर्निथिन चक्र, कुछ ऐसा होता है, इसी चीज़ में आपका बनता है। ठीक है, अमोनिया से यूरिया, तो ये चीज़ है आपका। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं के वर्जन, मतलब कौन कौन से पदार्थ, मतलब कौन कौन से जंतु है वो अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, तो उसके आधार पर क्या किया गया, जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। जैसे कि अमोनोटेलिक, इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होती है। अमोनोटेलिक मतलब नाम से पता चल जा रहा है, मतलब ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, आपका जो टॉक्सिक मटेरियल है वो अमोनिया के रूप में निकालते हैं, उसको अमोनोटेलिक बोल देते हैं। और ये जो अमोनियोटेलिक है वो सबसे ज़्यादा विषैला होता है। मैंने आपको बताया था अमोनिया सबसे ज़्यादा विषैला होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विषैला होता है और अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, मतलब इसको निकालने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण आपको याद रखना है, अस्थिल मछली, केचुआ और जली जंतु। जली जंतु अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक पानी किसके पास होता है, आपका जली जंतु के पास होता है। मछली भी हो गया, और केचुआ, केचुआ भी आपका क्या बोलते हैं, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो केचुआ भी आपका अमोनोटेलिक में आता है। उसके बाद देखते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में क्या होता है, मतलब इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड होता है। कौन कौन से ऐसे जानवर या पशु पक्षी हैं जो कि क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में आपका यूरिक एसिड क्या करते हैं, सिक्रीट निकालते हैं, तो वो है आपका पक्षी,
जो कि जिसको बोलते हैं आपका बर्ड्स, ठीक है। सरीसृप से जिसको आपका जितने भी रेप्टाइल्स है, सांप है वो हो गया, छिपकली हो गया आपका, और आपका हो गया आपका कीट। ये सभी चीज़ क्या करते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। थर्ड देखते हैं आपका यूरियोटैलिक, ये था आपका यूरिकोटैलिक, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना है, ये था आपका यूरिकोटैलिक था और ये था आपका यूरियोटैलिक है, ठीक है। तो इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। यूरियोटैलिक मतलब यूरिया, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ में क्या होता है, यूरिया होता है। उदाहरण आपका मानव और मेढक, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि हम जो ह्यूमन है वो कौन से मतलब उसमें आते हैं ऐसे करके। तो पहला ऑप्शन दे देगा आपका अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। तो आपको आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होना चाहिए यूरियोटैलिक। यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज़न कहाँ पे हो सकते हो। जैसे कि आप कन्फ्यूज़न हो सकते हो यूरिकोटैलिक में, ठीक है, और यूरियोटैलिक में। तो मनुष्य किस में आता है, यूरियोटैलिक में आता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। फोर्थ नंबर के देखते हैं आपका गुआनोटैलिक, ठीक है, गुआनोटैलिक। तो इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, गुआनिन होता है। उदाहरण आपका मकड़ी, बिच्छू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे कौन से जानवर है, ठीक है, जो क्या करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में गुआनिन क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, वो आपका मकड़ी, बिच्छू। मनुष्य किस में आते हैं, मनुष्य आपका यूरियोटैलिक में आता है, यूरियोटैलिक में आता है। तो ये सभी चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम किडनी, ठीक है। हमारा जो उत्सर्जन तंत्र था, उस उत्सर्जन तंत्र में हमारा जो ऑर्गन्स था, ठीक है, उसके बारे में हम एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका किडनी है, ठीक है। एक मिनट, तो हम स्टार्ट करते हैं किडनी, ठीक है। तो यह मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्या है, यह मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्क हमारे रक्त में उपस्थित सभी नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को छानकर बाहर निकालता है। क्या करता है, जो हमारे जो रक्त में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था रक्त में अच्छी चीज़ें भी होती है और रक्त में बुरी चीज़ें भी होती है। तो जो रक्त में जो बुरी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक आपका नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ, इसको क्या करता है, किडनी साफ करता है, फिल्टर करता है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, आप नोट कर लिए रहो कि आपका जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो करता है आपका किडनी, और ब्लड का प्यूरिफिकेशन वो करता है आपका लंग्स, ठीक है। तो आपका फिल्ट्रेशन कौन करता है, फिल्ट्रेशन करता है आपका किडनी, ठीक है। सेकंड है आपका प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन करता है आपका लंग्स। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि देख लेते हैं कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि अमोनिया हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। ये सभी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर में टॉक्सिक का काम करते हैं। तो ये सभी चीज़ को निकालना जरूरी है, तो ये सभी चीज़ को निकालना जरूरी है। तो कौन चीज़ निकालेगा, कौन निकालेगा, कौन सा ऑर्गन्स निकालेगा, तो कौन सा ऑर्गन्स निकालेगा, आपका किडनी ऑर्गन्स निकालेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक आपका कम से कम 10 से 15 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका ये जो अमोनिया है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, ठीक है। इसको आपको हमेशा याद रखना है, कौन बदलता है, आपका लीवर बदलता है। इसीलिए लीवर क्या है, एक आपका उत्सर्जी अंग भी होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं कि हम किडनी में और क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि किडनी में हम किडनी के बारे में तो पढ़ेंगे ही। सेकंड जैसे कि आपका मूत्र वाहिनी है जिसको आपका यूरिटर बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मूत्राशय है आपका जिसको ब्लैडर बोला जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड है आपका मूत्र मार्ग जिसको यूरिथ्रा बोला जाता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, यूरिन को निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ के बारे में हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किडनी, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे किडनी, किडनी, ठीक है। तो किडनी का देखते हैं, किडनी का आकार सेम के बीज के आकार होता है, ये भी आपको याद रखना है। किडनी का आकार कैसा होता है, सेम के बीज का आकार। मतलब जो घर में जो राजमा बनता है, तो राजमा का एक आप बीज निकालना, या तो आपका जो सेम जानते हो, सेम है जिसको सेमी कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, उसका बीज देखना, जैसा उसका बीज रहता है सेम टू सेम उसी के आकार का किडनी होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं किडनी कितने किडनी होते हैं, तो किडनी 2 होते हैं, ठीक है। हार्ट कितने होते हैं, हार्ट 1 होते हैं। लंग्स कितने होते हैं, लंग्स 2 होते हैं। तो ये भी चीज़ को कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आपका किडनी पेरिटोरियम नामक झिल्ली से बंद रहता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। जैसे कि हम आपका जब हम हार्ट पढ़ते पढ़ते हम जब बात किए थे कि हार्ट कौन से झिल्ली से कवर्ड रहता है, ठीक है। तो हार्ट कौन से झिल्ली से कवर्ड रहता है, आपका हार्ट आपका पेरी कार्डियल नामक जो झिल्ली रहता है उससे कवर्ड रहता है। और किडनी कौन सी झिल्ली से, किडनी आपका पेरोटोरियम, ठीक है, पेरोटोरियम, ये पेरोटोरियम है ना, परोटोरियम नहीं, पेरोटोरियम नामक झिल्ली से बंद रहता है। प्रत्येक किडनी का कितना होता है, प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मैं नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगा क्योंकि
किडनी है, किडनी के अंदर बहुत सारे मात्रा में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मतलब 2 किडनी है और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और यही नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को छानने का काम करता है, ठीक है। अब सोच लो कितना, 2 किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन, ठीक है, ये हो गया आपका। तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मतलब 2 किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी का भार कितना होता है, किडनी का भार होता है आपका 170 ग्राम, ये भी याद रखना है। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, किडनी के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और वही मैं आपको पूछूं कि हृदय मतलब आपका हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, हार्ट के अध्ययन को कहते हैं आपका कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि आपका कुछ फैक्चुअल चीज़ें, जैसे कि आपका पहला किडनी का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था, तो जोसेफ सी मूरे ने किया था। किसने किया था, जोसेफ सी मूरे ने। आपको ये सभी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि देखते हैं कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसको हम पढ़ेंगे कि कौन से, मतलब कि उसके पूरे संरचना के बारे में देखेंगे। तो किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहा जाता है, और किडनी के भीतरी भाग को मेड्यूला कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, आपका नेफ्रॉन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किडनी की नेफ्रॉन की खोज किसने किया था, नेफ्रॉन की खोज विलियम बोमेन ने किया था। इसको पहले मैं आपको बता दूं, जो हमें पढ़े हैं, किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन है, आपका नेफ्रॉन है। कहने का मतलब ये है कि किडनी है कितना, 170 ग्राम का, और किडनी के अंदर क्या है, छोटे 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 10 लाख एक किडनी में नेफ्रॉन है। तो ये क्या करता है, यही तो कार्य करता है किडनी में, किडनी में यही कार्य करता है। इसीलिए किडनी का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई आपका नेफ्रॉन है, ठीक है। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, किडनी के भीतरी भाग को मेड्यूला कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपको जिसको मैं कंसेप्ट के द्वारा बताता हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका किडनी, इस तरीके से आपका किडनी का दिखाई देता है, ठीक है। ये पहला किडनी है आपका, ये दूसरा किडनी है, ठीक है। मैंने आपको बात किया था ब्लैडर के बारे में, ये देखो ये ब्लैडर हो गया, जिसको आपका मूत्राशय भी बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका, देखो यहाँ पे ये मूत्र मार्ग है, इसको मूत्र मार्ग कहा जाता है, जिसको यूरिथ्रा कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और ये जो आपका पाइप नुमा संरचना दिख रहा है, ये पाइप नुमा संरचना, ये पाइप नुमा संरचना है आपका यूरिटर कहा जाता है। और यूरिटर मैं ही बताऊँगा आपको यूरिटर क्या करता है, ब्लैडर का क्या काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम किडनी के बारे में, ठीक है। ये जो हम पढ़े थे ना, किडनी का क्या बोलते हैं, आपका बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेड्यूला, इसको देखेंगे। और ये नेफ्रॉन क्या होता है, हमको इमेज की सहायता से देखेंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ और देख लेते हैं। ये समझ आया ना आपको, ये आपका मूत्राशय हो गया। मूत्राशय कहने का मतलब जो आपका शरीर के अंदर किडनी क्या करता है, छानता है किसको, ब्लड से जो टॉक्सिक मटेरियल को, उसके बाद ही तो क्या बनता है, मूत्र बनता है, यूरिन बनता है। तो यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, इसी ब्लैडर में स्टोर होता है, इसलिए क्या कहते हैं, मूत्राशय कहा जाता है। लेकिन किडनी से यहाँ तक आना है ब्लैडर में किसको, यूरिन को, तो किसी न किसी पाइप का माध्यम चाहिए। तो उस पाइप को क्या बोलते हैं, उस पाइप को बोला जाता है आपका मूत्रवाहिनी बोला जाता है, जिसको यूरिटर कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये आपका यूरेथ्रा हो गया, जिसके माध्यम से क्या होता है, आपका जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहला किडनी, दूसरा किडनी, 2 किडनी है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये और ये, इसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स बोला जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है आपका, ठीक है। इसी ग्लैंड से लड़ो या उड़ो हार्मोन्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। इसके पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा हमारे में, है ना, ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ये सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं किडनी के संरचना को, जैसे कि इस तरह, पहला अगर किडनी को मैं निकाल के देखूं तो इस तरीके से कुछ संरचना दिखाई देता है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से गए, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट कहाँ से कनेक्टेड है, आपका ब्लैडर से कनेक्टेड है। मतलब ये वाला पार्ट हो गया, जो पाइप हो गया आपका मूत्रवाहिनी वाला पाइप हो गया, ठीक है। और ये यहाँ जाके जुड़ता है, तो ये वाले पार्ट को कहा जाता है, देखो यही वाला जुड़ा है और यहाँ जाके जुड़ता है, ये भी आपका वाइट, तो ये वाला पार्ट को कहा जाता है आपका पेल्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि किडनी के सबसे बाहरी भाग किसको कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक। आपको इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में याद मत रखना, हिंदी में बायोलॉजी को याद करना कठिन हो जाता है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ही अधिकतर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, यूरिटर हो गया, और यही यूरिटर जाके जुड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, ये रेड पार्ट हो जाता है आपका पेल्विस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेल्विस, यहाँ पे लिखा हुआ पेल्विस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि किडनी के सबसे बाहरी भाग हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कॉर्टेक्स पढ़े थे। कॉर्टेक्स कौन सा है, तो ये जो आपका पार्ट है, जो मैं रेड कर रहा हूँ, आपको देखना, ये जो बाहर पार्ट का है, बाहर का पार्ट, ये जो बाहर का पार्ट है, ये क्या है, बाहर का पार्ट आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। और हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे किडनी के अंदर का भाग क्या बोलते हैं, उसका मेडुला बोलते हैं। तो ये जो आपका चीज़ है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है,
ये दिख रहा है, ये सभी चीज़ क्या है आपका मेड्यूला है, ठीक है, मेड्यूला, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि आपका दो आपको धमनी या सिरा दिख रहा है, एक आपका ये वाला हरे कलर का और एक आपका रेड कलर का, ठीक है। तो क्यों ऐसा दिख रहा है, मैंने आपको बताया था किडनी में क्या, किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। तो कहने का मतलब हमारे किडनी में क्या होगा, हमारे किडनी में है ना ब्लड आएगा किसी न किसी माध्यम से और दूसरे माध्यम से ब्लड जाएगा शुद्ध, ठीक है। तो ब्लड लाने वाला भी कोई होना चाहिए और ब्लड ले जाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो ये हो गया आपका धमनी और ये हो गया आपका सिरा, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हम पढ़े थे आपका पेल्विस, कहाँ पे पढ़े थे पेल्विस यहाँ पे, ठीक है। हम सुने हैं स्टोन, ठीक है, किडनी में स्टोन हो जाता है जिसको हिंदी में बोला जाता है आपका पथरी हो जाता है। मैक्सिमम टाइम 95% जो किडनी में जो पथरी होता है वो यहीं पे होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे होता है। कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। और इसको क्या करते हैं, इसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से क्या करते हैं, निकालते हैं, इस मैकेनिज्म को क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म को लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना और आगे आने वाले अभी स्लाइड में आपको वो चीज़ मिल जाएंगे कंटेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि कॉर्टेक्स किधर है, मेडुला किधर है, पेल्विस किधर है आपका, ठीक है। ये आपका मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ है आपका कौन सा है, ये वाला, मतलब जिसको पेल्विस कहा जाता है। ये दो ठो आपको जो दिख रहा है आपका वृक्क और धमनी, ठीक है। तो वृक्क और धमनी क्या करता है, एक आपका जो क्या करता है, एक पाइप है आपका वो क्या करता है, अशुद्ध ब्लड को लाने का काम करता है और एक पाइप क्या है आपका शुद्ध ब्लड को ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो ये काम है आपका। अब देखते हैं, हम अभी किडनी पढ़े हैं और एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़े थे मेडुला पढ़े थे, ये सभी चीज़ क्या था, मेडुला था, ये सभी चीज़ कॉर्टेक्स था, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में पाया जाता है छोटे छोटे ऐसे, एक मिनट, छोटे छोटे संरचना के रूप में, मतलब मेरे को बनाते नहीं पड़ रहा, लेकिन इसी के बीच में आपका लाखों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और हम आज पढ़ेंगे नेफ्रॉन की कार्य संरचना। एक्चुअली में हम बोलते हैं ना किडनी क्या करता है, हमारे जो शरीर के अंदर का जो टॉक्सिक मटेरियल इसको क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। हम बोलते हैं ना फिल्टर करने का काम करता है, एक्चुअली में किडनी काम नहीं करता। किडनी तो क्या करता है, किडनी एक बड़ा रूप हो जाता है। किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन रहते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर करने का कार्य करता है। तो आज हम उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना, जो हम पढ़े थे ना किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर जो हमारे दो पेयर में किडनी रहते हैं, एक किडनी में कितने 10 लाख नेफ्रॉन, ठीक है, मतलब दो किडनी में आपका 20 लाख नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन की हम संरचना पढ़ेंगे और जो एक नेफ्रॉन है देखेंगे कि किस तरीके से नेफ्रॉन हमारे जो ब्लड को क्या करता है, साफ़ करता है, फिल्टर करता है। तो ये हो गया आपका नेफ्रॉन की संरचना। उसके पहले मैं आपको इसके जितना भी आपका स्ट्रक्चर है, इसका जो नाम है उसको बता देता हूँ, क्योंकि इससे नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो दिखा है आपको, ये वाला पाइप निकला हुआ है, ठीक है, आपको रेड कलर करूँ, आपको समझ आना चाहिए। ये जो पाइप है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल्स बोलते हैं। इंग्लिश में याद करना आपको बायोलॉजी का मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर हिंदी में याद करोगे, हिंदी में आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ से जो आपका पाइप आया हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं आपका एफरेंट आर्टियोल्स। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हो। क्या बोलते हैं, एफरेंट। एफरेंट मतलब सामने में ए रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक और पाइप आपका इसमें आया हुआ है जिसको बोलते हैं आपका इफरेंट आर्टियोल्स। इफरेंट, पहले में क्या था, एफरेंट, ए लेटर से स्टार्ट था। सेकंड में क्या था, ये वाला था आपका इफरेंट, ई से स्टार्ट था, ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद देखो यहाँ पे घुमावदार संरचना अंदर में, ठीक है, क्या है आपका, घुमावदार संरचना है। तो इस घुमावदार संरचना को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलस एक प्याले नुमा संरचना में क्या होता है, बंद होता है। मैं आपको रेड कलर में दिखा रहा हूँ, देखो प्याले नुमा संरचना में ये बंद है, तो इसको कहा जाता है आपका, एक मिनट, तो ये आपका जो ग्लोमेरुलस है प्याले नुमा संरचना में क्या है, बंद है। तो इस प्याले नुमा संरचना को कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे कि ये जो पाइप निकला हुआ है इसको एफरेंट आर्टियोल्स कहा जाता है। ये वाला पाइप है आपका इफरेंट आर्टियोल्स है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं आपको ये आपको क्या किया हूँ, सर्कल किया हूँ। सर्कल के अंदर में दिख रहा होगा आपको जालीनुमा संरचना, ऐसे गुथाया हुआ ऐसे दिख रहा है आपको, इस तरीके से ऐसे करके। तो इसको कहा जाता है आपका ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ये जो ग्लोमेरुलस है किसमें आपका
वो है आपका बंद है आपका एक प्यालेनुमा संरचना में। तो एक प्यालेनुमा संरचना को कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है। तो यहीं से भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। ग्लोमेरुलस, जैसे कि नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा पूछ देगा ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है, ठीक है, पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा लीवर का पार्ट है, लंग्स का पार्ट है, किडनी का पार्ट है, ठीक है, ये सभी चीज़। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनना आपका फिक्स हो जाता है और क्वेश्चन आए हुए अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं और आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो पढ़ा रहा हूँ, आपका एनसीईआरटी लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आई थिंक कि अगर इससे अगर पढ़ लिए तो आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ पूरा एनसीईआरटी लेवल से वीडियो को बनाया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम समझ लिए बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो अभी समझते जाना ना कि बोमेंस कैप्सूल कैसा दिखता है, इसको आपको पूरा स्ट्रक्चर याद करना है। उसके बाद देखो यहाँ से पाइप निकला हुआ है ऐसे ऐसे करके यहाँ तक, ये दिखा ना, ऐसे ऐसे पाइप करके यहाँ तक। तो यहाँ तक को बोलते हैं आपका पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पूरा नाम होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद फिर यहाँ से आया हुआ है, देखो यहाँ से ऐसे आया हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे आया हुआ है, तो इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। क्या बोला जाता है? लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप कहा जाता है, हेनले का लूप कहा जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये एक बार नहीं क्वेश्चन बहुत बार मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है, किडनी, ठीक है, लीवर, ठीक है, या तो आपका ब्रेन दे देगा, इस तरीके से दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद ये जो पाइप फिर चढ़ता है, ये जो पाइप, तो ये वाला पाइप को कहा जाता है, जहाँ से मैं रेड करके दिखाया हूँ यहाँ तक, इसको कहा जाता है आपका DCT। क्या कहा जाता है आपका? DCT। इसका फुल फॉर्म होता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ से ऐसे आया हुआ है यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक मिनट, फिर यहाँ से ऐसे करके ये वाला पार्ट है, एक नीचे उतरा, ठीक है, और एक फिर ऊपर गया। तो ये पूरा पार्ट क्या है आपका? हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले, ठीक, ये हुआ। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, तो ये यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया आपका DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है जिसको कलेक्टिंग ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, हम क्या पढ़े थे? हम ये पढ़े थे, ये गुच्छादार आपको बीच में दिख रहा है ना, बीच में ये गुच्छादार, ये गुच्छेदार को बोला जाता है आपका ग्लोमेरुलस बोला जाता है, ठीक है। और ये गुच्छादार किसमें आपका स्थिर है? आपका ये प्यालेनुमा संरचना में, जिसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस और ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? मैलपिग्नी कॉर्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैलपिग्नी कॉर्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैलपिग्नी कॉर्पस कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इससे संरचना से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये संरचना भी याद रखना है। जैसे कि आपका PCT, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद ग्लोमेरुलस हो गया, है ना। उसके बाद आपका क्या हो गया? बोमेंस कैप्सूल हो गया, ठीक है। अब मैं इसका आपको संरचना आपको इसका कार्यविधि आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारा ब्लड प्यूरीफाई होता है, और हमारे ब्लड से जो क्या होता है, हमारे ब्लड से मिनरल्स क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, और उससे क्या होता है? आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है देखो, ठीक है। यहाँ से ये जो पाइप है, पहले आप समझते जाओ, ये वाला पाइप को मैंने क्या नाम दिया था? ये वाला पाइप को नाम दिया था मैंने एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट ए से स्टार्ट है, मतलब एफरेंट आर्टियोल। तो ये वाले पाइप से क्या होगा? ब्लड जाएगा, ठीक, समझते रहना आप, ठीक है, ब्लड जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ब्लड में क्या क्या होते हैं? ब्लड में आपके सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। एक मिनट, ब्लड में क्या होते हैं? ब्लड में आपका सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, ब्लड में आपका लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स में क्या होते हैं? आपका RBC, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं, और लिक्विड पार्टिकल्स में आपका प्लाज्मा होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे प्रोटीन सब चीज़ रहते हैं। आपका वेस्ट मटेरियल क्या रहता है? आपके प्लाज्मा में रहते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मा में ही रहते हैं। मैंने आपको बताया था वेस्ट मटेरियल। तो ये हो रहा है यहाँ से, मैंने आपको फिर से बता दूँ, ये वाले इधर से पाइप के माध्यम से ग्लोमेरुलस में क्या किया? आपका ब्लड एंटर किया, ठीक है, जिसमें आपका ब्लड में क्या है? आपका वही सॉलिड पार्ट RBC, WBC और लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, जिसमें से आपको बहुत सारे अशुद्धियाँ भी है, ठीक है, और बहुत सारे अच्छे चीज़ भी है, ठीक है। उसके बाद ये जो गुच्छेदार दिख रहा है, इस गुच्छेदार को मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलस बोला था। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? जो ब्लड आता है,
जो एफरेंट आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है इसको क्या करता है, अच्छी तरीके से फिल्टर करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। और दूसरी बात ये है कि ग्लोमेरुलस में किस किस चीज़ का फिल्ट्रेशन होता है, क्या है, जब उसके पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से कौन सा ब्लड आया, शुद्ध ब्लड भी था उसमें और अशुद्ध ब्लड भी था। शुद्ध ब्लड में क्या था, आपका बहुत सारे प्रोटीन्स थे। अशुद्ध ब्लड में क्या था, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल भी थे, ठीक है। और जब ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, यहाँ से ब्लड गया, ठीक है। तो जब यहाँ से ब्लड गया तो जब रिसर्च की तो देखा गया इस ब्लड में तो क्या था, इस ब्लड में सिर्फ आरबीसी था, इस ब्लड में सिर्फ डब्ल्यूबीसी था, ठीक है। और इस ब्लड में जो प्लेटलेट्स था वो था, ठीक है। और आपका जो प्रोटीन थे वो थे, लेकिन जो बाकी जो ब्लड में था आपका मिनरल्स हो गया, ठीक है, और जो आपका जो टॉक्सिक मटेरियल हो गया वो कहाँ गया, ठीक है, ऐसा देखा गया। उसके बाद क्या हुआ, जब देखा गया फिर उसके बाद रिसर्च किया हुआ तो यहाँ से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस में जाने के बाद इसके माध्यम से निकल गया। तो देखा गया ये वाला जो जा रहा है इसमें सिर्फ आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, कुछ प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो ब्लड में जो टॉक्सिक मटेरियल होना चाहिए वो कहाँ है, आखिर वो किधर चले गया। और जो ब्लड में जो बहुत सारे जो आयंस पाए जाते हैं वो कहाँ हैं, ये भी कहाँ चले गया, ये देखा गया। तो उसके बाद देखा गया तो ये जो आपको मैं बताया बोमेन्स कैप्सूल, तो जितने भी आपके टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं और जितने भी आपके जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, विटामिन्स हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ कहाँ पे आ गए, ये बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, ठीक है। याद रखना ना, यहाँ से गया जिसमें शुद्ध और अशुद्ध ब्लड था और यहाँ से ब्लड निकल गया, ठीक है। ये वाले ब्लड में क्या था, ये वाले ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स थे, ठीक है। और बोमेन्स कैप्सूल में क्या था, बोमेन्स कैप्सूल में जितने भी टॉक्सिक पदार्थ थे ब्लड में, जैसे कि आपका टॉक्सिक पदार्थ बोलोगे तो आपका क्या हो जाता है, आपका नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, मैंने आपको बताया क्रिएटिनिन हो गया, आपका यूरिया हो गया या अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड था, ये हो गया। और अच्छी चीज़ें जैसे कि आपका आयंस थे, ठीक है, ये भी था। तो ये आयंस इधर नहीं गया, ये आयंस ये बोमेन्स कैप्सूल में क्या हो गया, बोमेन्स कैप्सूल में मतलब स्टोर हो गया, ठीक। इतना समझ आया तुमको। तो यहाँ से भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड होता है किसके माध्यम से आता है, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको एफरेंट आर्टरीज़ किसके माध्यम से जाता है, आपका एफरेंट आर्टरीज़, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ये बोमेन्स कैप्सूल में क्या क्या प्रेजेंट है। अभी इस बोमेन्स कैप्सूल में जितने भी ब्लड में आयंस थे, जैसे सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, है ना, कैल्शियम आयंस, ये सभी चीज़, और प्लस उस जो टॉक्सिक मटेरियल था, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ थे, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सभी चीज़ किस में आ गए, बोमेन्स कैप्सूल में आ गए। अब बोमेन्स कैप्सूल में आने के बाद ये जो सभी पदार्थ है जिसमें आयंस थे और आपका जो टॉक्सिक मटेरियल थे वो धीरे धीरे करके इस चीज़ में, इस पाइप में क्या होंगे, उतरेंगे, ठीक है। इस पाइप में उतर गए। कौन से पाइप में उतरे, सबसे पहले उतरे आपका पीसीटी, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हमारा किडनी है वो हमारा किडनी सिर्फ फिल्टर का काम नहीं करता, हमारा किडनी एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, अवशोषण का भी काम करता है। अब अवशोषण का कंसेप्ट क्यों है, देखो मैंने आपको क्या बताया, बोमेन्स कैप्सूल में आपका शुद्ध पदार्थ भी थे, शुद्ध पदार्थ में आपका ग्लूकोज था, एमिनो एसिड था, विटामिन्स था, ये सभी चीज़ था। और अशुद्ध पदार्थ में क्या था, अशुद्ध पदार्थ में आपके नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। तो जो शुद्ध पदार्थ था, शुद्ध पदार्थ को भी क्या करना पड़ेगा, शुद्ध पदार्थ को भी हमारे शरीर में फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा ना। हम यूरिन के माध्यम से शुद्ध पदार्थ जो कि आयंस है, विटामिन इसको तो नहीं निकाल सकते, तो ये जो शुद्ध पदार्थ है इसको भी क्या करना पड़ेगा, है ना, यूरिन बनने से पहले सभी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, ठीक है। अब यहीं से कंसेप्ट आता है एब्जॉर्प्शन का, देखो, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ से जो ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल में क्या एब्जॉर्ब हुआ, आपका जो टॉक्सिक मटेरियल हो गया और आपका आयंस हो गया अच्छे पदार्थ में, ये सभी चीज़ आया। अब ये सभी चीज़ किस में आएंगे, यहाँ से धीरे धीरे जो आपको तीर के निशान दिख रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे इसमें आएंगे, ठीक है। ये इसको बोला जाता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिनल्स में। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिनल्स में क्या आया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिनल्स में आपका आयंस आए, आयंस में सोडियम, पोटेशियम, ये सभी चीज़, प्लस प्रोटीन्स, प्रोटीन बोलता हूँ, ये आयंस हो गए, है ना, कुछ ग्लूकोज हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, ये सभी चीज़ें आए, और प्लस साथ साथ आपका वेस्ट मटेरियल भी आया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया जो अच्छे चीज़ आए उस अच्छे चीज़ को क्या करना है, उस अच्छे चीज़ को अवशोषण करना है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब क्या करता है, जो आपका
80% क्या करता है, 80% जो भी आयंस थे, जो सोडियम्स आयन थे, पोटेशियम आयंस थे, कैल्शियम आयंस है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, ठीक है, ये तो हानिकारक नहीं है ना, तो हानिकारक नहीं, तो इसको एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा ना, तो एब्जॉर्ब का काम कौन करता है, आपका पीसीटी करता है, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूनल कहा जाता है। और यहाँ पे 80% एब्जॉर्प्शन होता है, क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछा जाऊँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किडनी के कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है किडनी के आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूनल्स में होता है। कहाँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूनल्स में होता है। कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन होता है, 80% एब्जॉर्प्शन होता है। इसका हम लिखित रूप भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। 80% एब्जॉर्प्शन होता है। किसका किसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा पूछा जाए आपसे, तो जैसे कि आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, H2O का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आयंस जो उसमें आयंस प्रेजेंट रहते हैं, सोडियम्स आयंस हो गया, ठीक है, पोटेशियम आयंस हो गया, ये सभी आयंस का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है ना, ये हो गया। उसके बाद अब ये धीरे धीरे आता है पदार्थ, ये लूप ऑफ हेनले में आता है। किस में आता है, लूप ऑफ हेनले में आता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। यहाँ पे जो पीसीटी में कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन हुआ, 5% एब्जॉर्प्शन हुआ, सॉरी आपका 80% एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना। तो जो बचा है वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लूप ऑफ हेनले में, तो 5% यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। 5% कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, आपका लूप ऑफ हेनले में होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी किसका एब्जॉर्प्शन होता है आपका, पूछा जाए तो क्या होगा, वही आपको बताना है। आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना, जो आपका आयंस है, लवण है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये सभी चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है लूप ऑफ हेनले में। पीसीटी में भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किडनी के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको क्या बताना है, पीसीटी में होता है। और वहीं पूछा जाए कि सबसे कम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है आपका लूप ऑफ हेनले में होता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से लूप ऑफ हेनले से चढ़ने के बाद फिर ये इधर से ऐसे आया, ठीक है। और ये वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट को बोला जाता है आपका डीसीटी बोला जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूनल। और इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूनल में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। कि क्या एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि आयंस है, मतलब यहाँ पे 80% हुआ, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले में 5% हुआ, कितना हो गया, 85% हुआ, ठीक है। एक मिनट, हाँ 85% हुआ है ना, और जो बचा वो यहाँ पे हो जाएगा डीसीटी में, ठीक है। तो पूरा एब्जॉर्प्शन जो हमारे चीज़ शरीर के लिए चाहिए था, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो गया, ये सभी चीज़ में हो गया। और जो चीज़ टॉक्सिक था, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल भी आ रहे थे, तो टॉक्सिक मटेरियल कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट कहा गया, कलेक्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे ये तो मैं एक नेफ्रॉन का संरचना बताया, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे नेफ्रॉन है, बहुत सारे नेफ्रॉन है, बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ से कलेक्ट रहते हैं, तो यहाँ से क्या क्या करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, पेल्विस में आके क्या होता है, जमा होता है, और फिर आपका यूरिटर जो आपका ब्लैडर है वहाँ पे जाके जमा हो जाता है मूत्र, ठीक है। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ तक एब्जॉर्प्शन का काम हुआ, ठीक, ये यहाँ तक पीसीटी तक डीसीटी तक एब्जॉर्प्शन का काम हुआ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन पूरा हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद जो चीज़ बता, जैसे कि नाइट्रोजन युक्त, क्योंकि ब्लड में आपका नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, वो आ गए ये वाला कलेक्टिंग ट्यूब में, ठीक। तो बहुत सारे नेफ्रॉन भी क्या है, इससे कनेक्ट है, तो बहुत सारे क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त आपका पदार्थ को क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, किडनी का बताया था मैं आपको, पेल्विस ही कनेक्ट रहता है आपका किससे, यूरिटर से, ठीक है। फिर इस पाइप के माध्यम से ये जो आपका यहाँ पे बना था आपका क्या, नाइट्रोजन युक्त जो आपका यूरिया बना था, ठीक है, मतलब आपका जो यूरिन बना था, वो यूरिन क्या हो जाएगा आपका, यूरिटरी नलिका से क्या हो जाएगा, आपका ब्लैडर में फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था इसका काम, नेफ्रॉन की संरचना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका देख लेते हैं लिखित रूप, जैसे कि अशुद्ध रक्त, मैंने आपको बताया अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, एफरेंट आर्टियोल से, ये वाला, ये एफरेंट आर्टियोल अशुद्ध रक्त आ रहा है, ठीक है। अशुद्ध रक्त में क्या होता है, ये भी देखा, अशुद्ध रक्त में होता है आपका इम्प्यूरिटी प्लस आयंस। आयंस कौन, जैसे आयंस कौन कौन से, सोडियम आयंस, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयंस, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड्स होता है, वाटर होता है, ये सभी चीज़ होता है आयंस में। इम्प्यूरिटी क्या होता है, इम्प्यूरिटी जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ठीक है, ये। तो अशुद्ध ब्लड में आयंस भी होते हैं, अशुद्ध ब्लड में क्या होता है, आयंस भी होते हैं और इम्प्यूरिटी भी होता है। और ये कहाँ से आता है, ये एफरेंट आर्टियोल के माध्यम से किस में आता है, ग्लोमेरुलस में आता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद एफरेंट आर्टियोल में वो भेज देता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका एफरेंट आर्टियोल में क्या कर देता है, भेज देता है शुद्ध ब्लड को। उसके मैंने बताया था यहाँ से जो ब्लड जा रहा था इसमें क्या था, इसमें आरबीसी था, ठीक है, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट्स था। लेकिन जो और जब रिसर्च करके देखा गया जो कि आयंस थे, ठीक है, और जो ग्लूकोज थे, एमिनो एसिड से, विटामिन थे, ये कहाँ चले गए, तो ये आ जाता है आपका बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। यही था आपका शुद्ध रक्त कहाँ पे होता है, शुद्ध रक्त कहाँ पे आता है, इफरेंट आर्टियोल से। उसके बाद देखते हैं आपका ग्लोमेरुलस, जो कि मैं बताया था आपको, ये था आपका गुच्छादार नुमा जैसा रचना है ग्लोमेरुलस, ठीक है। देखते हैं यहाँ रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, मतलब यहाँ रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ग्लोमेरुलस है यहाँ क्या होता है, रक्त का जो रुधिर का, खून का आपका क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है। अगर किडनी ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया ग्लोमेरुलस, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस, ठीक है। वृक्क का यही भाग डायलिसिस का कार्य करता है। वृक्क का कौन सा भाग डायलिसिस का कार्य करता है, यही वाला भाग डायलिसिस का कार्य करता है। कौन सा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त का फिल्ट्रेशन करता है। क्या करता है, रक्त का फिल्ट्रेशन। और कौन सा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं GFR। GFR फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कौन से रेट से फिल्टर करता है। तो स्वस्थ मनुष्य का GFR कितना होता है, 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये NCERT की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्य का GFR कितना होता है, 125 ml पर मिनट्स, ठीक है, या 180 लीटर पर डे। मतलब ये जो आपका GFR है, ये GFR, ठीक है, एक मिनट में पर मिनट में 1 मिनट में 125 ml ब्लड क्या करता है, फिल्टर करता है, ये बोलना चाह रहा है, या 180 लीटर पर डे, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। आपको समझ आया, ठीक है। तो यही चीज़ है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिनल्स, ठीक है। ये था आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिनल्स, ये इतना पार्ट क्या था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिनल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन। क्यों एब्जॉर्प्शन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि ये सभी चीज़ क्या है, हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यूरिन के माध्यम से न जाने देंगे, इसको एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। तो PCT के माध्यम से होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इसी के माध्यम से होता है, ये भी आपको याद रखना। और साथ साथ आपको ये याद रखना है कि यह शरीर के pH वैल्यू को संतुलित रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो हम यहाँ पे देखें हम PCT, ये क्या करता है, शरीर के pH वैल्यू को संतुलित करता है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले, सबसे कम एब्जॉर्प्शन इसी में होता है। मैंने आपको यहाँ बताया था, ये यहाँ से ये वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आपको समझ आ गया। उसके बाद ये जो आपको DCT था, ठीक है, DCT यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो बाकी जो व्यर्थ पदार्थ हैं वो कहाँ पे जमा हो जाते हैं, आपका कलेक्टिंग ट्यूब में जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका। उसके बाद देखेंगे हम ब्लैडर, ठीक है, मतलब किसके बारे में देखेंगे, हम बता देता हूँ आपको। ये आपका किडनी है, ठीक है, ये आपका किडनी, ये किडनी क्या कर दिया, पूरे ब्लड को छान दिया, छानने के बाद क्या किया, यूरिन का फॉर्म किया, हम देख डाले यूरिन का। और ये यूरिन है वो इससे ट्रैवल होते होते, इस पाइप से ट्रैवल होते होते कहाँ आएगा आपके, ये जो पाइप से ट्रैवल होते होते इस ब्लैडर में क्या होगा, फिलअप होगा यूरिन। तो इस ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ब्लैडर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT की बुक में दिया हुआ है। तो देखते हैं ये ब्लैडर है, ठीक है। तो देखते हैं कि ब्लैडर कैपेसिटी मेल में कितना होता है, मेल में कितना, ये ब्लैडर कितना कितना यूरिन फिल हो सकता है, मेल में 180 ml। फीमेल में कितना होता है, फीमेल में इसका कैपेसिटी होता है 500 ml, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्फिंटर क्या होता है, इसी के माध्यम से हम यूरिन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब होता है स्फिंटर का लोकेशन कहाँ पे होता है, मैं बता रहा हूँ। ये जो आपको निकला हुआ यूरिथ्रा, ये इस तरीके से ऐसा गुच्छानुमा यहाँ पे ऐसे रख कर संरचना होता है, जिसको स्फिंटर मेरे को बनाते नहीं बन रहा है। जैसे कि एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये आपका पाइप नुमा संरचना निकला है, तो इसी में क्या होता है, ऐसे जाली नुमा संरचना होता है। इससे जो आपको इसी की चीज़ को क्या बोलते हैं, स्फिंटर बोलते हैं, ठीक है। और इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, यूरिन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमको यूरिन लगता है तो हम यूरिन को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं,
है ना, कि अभी नहीं करना, मेरे को बाद में करना है, ऐसा टाइप का होता है कि नहीं होता है सबके साथ, ठीक है। तो इस किसके माध्यम से होता है, स्फिंक्टर के माध्यम से होता है, ठीक है। और बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग पेट को जल्दी गीला करते हैं, इसलिए होता है क्योंकि जो स्फिंक्टर है, यहाँ पे स्फिंक्टर लगे रहता है, ये क्या होता है, ये परिपक्व नहीं हुआ रहता है। 2 या 3 साल के बच्चे में ये स्फिंक्टर है ना, ये स्फिंक्टर कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये परिपक्व नहीं हो रहता है। जब परिपक्व नहीं हुआ रहता है और इसी के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपना जो यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। अब जब बच्चे में ये चीज़ परिपक्व नहीं हुआ रहेगा तो क्या करेंगे उन लोग जल्दी बिस्तर को गीला करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यही होता है, स्फिंक्टर होता है, ठीक है। यूरिन का कंसंट्रेशन देखते हैं, संगठन देखते हैं कि यूरिन में क्या क्या होता है। जैसे कि यूरिन में 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है और 0.5% यूरिक एसिड होता है, और बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं 7-8 प्रकार के, उसको हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको ये जानना ज़रूरत है कि यूरिन में 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है और 0.5% यूरिक एसिड होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अपना जो अपना जो यूरिन है, अपना जो मूत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है। पहला ऑप्शन दे देगा वाटर का, सेकंड ऑप्शन दे देगा यूरिया का, थर्ड ऑप्शन दे देगा आपका अमोनिया का, फोर्थ ऑप्शन दे देगा यूरिक एसिड का। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पानी का होता है। अगर क्वेश्चन को और डीपली पूछा नहीं रहेगा तो ये वाला ऑप्शन को नहीं देगा, वो जो पानी वाला ऑप्शन को नहीं देगा। पहला ऑप्शन दे देगा यूरिया, सेकंड ऑप्शन दे देगा यूरिक एसिड, थर्ड ऑप्शन दे देगा आपका अमोनिया, ये सब चीज़। तो से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यूरिया हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हमारे जो मूत्र बनता है, मूत्र में यूरिन में कितना % यूरिया होता है, तो 2% यूरिया होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यूरिया मैंने आपको बताया था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। एक बार और फिर से बताता हूँ कि यूरिया कहाँ से आया, लीवर से आया। लीवर क्या करता है, अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, क्योंकि अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। और इसको ये जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, कौन सा, अमोनिया, इसको कम टॉक्सिक में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है, यूरिया में परिवर्तित करता है। याद रखें, हड्डियों के जोड़ में यूरिक एसिड जम जाने पर गठिया रोग होता है। गठिया रोग सुने ना, जिसको इंग्लिश में गाउट बोला जाता है, गाउट रोग, गाउट डिसीज़, गठिया रोग। तो गठिया रोग क्यों होता है, यूरिक एसिड जो हम पढ़े ना, यूरिया में यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, क्या होता है, ये हड्डी का जो जोड़ रहता है, जैसे कि हड्डी का जो हमारे जो घुटना रहता है, वहाँ पे जोड़ रहता है, उंगलियों के पास जो जोड़ रहता है, वहाँ पे यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो यूरिक एसिड जमा होने पर क्या हो सकता है, हड्डियों में क्या हो सकता है, गठिया रोग हो सकता है, ये है। और कुछ देखते हैं, इसका फैक्चुअल है, जैसे कि मूत्र का पीला रंग हो गया, तो मूत्र का पीला रंग होता है आपका यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से, मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम की वजह से। मूत्र का पीला रंग ही क्यों होता है, क्योंकि यूरोक्रोम कहाँ से बनता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनता है, यूरोक्रोम बनता है। और यूरोक्रोम का रंग कौन सा होता है, पीला होता है। और पीला होने की वजह से हमारा जो मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। जो मूत्र का पीएच कितना होता है, यूरिन का पीएच होता है 6, और 6 मतलब अम्लीय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्र का पीएच कितना होता है, ठीक है, 6। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मूत्र अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीयता होता है, क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है। तो मूत्र का पीएच होता है आपका 6, अम्लीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। एक स्वस्थ मनुष्य, हेल्थी ह्यूमन, प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र क्या करता है, विसर्जित करता है। और जो मूत्र में गंध होती है वो अमोनिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, अमोनिया की वजह से होती है। गर्भवती महिला के यूरिन में क्रिएटिन की मात्रा पाई जाती है। क्रिएटिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्रिएटिन एक आपका नाइट्रोजन वेस्ट है, मतलब क्रिएटिन भी आपका एक टॉक्सिक क्या है, पदार्थ है। तो इसको क्या करना है, हमारे शरीर से बाहर निकालना इसको आवश्यकता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में ये रहेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में ये रहेंगे मतलब हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। लेकिन गर्भवती जो महिला होती है उसके यूरिन में क्या पाया जाता है, क्रिएटिन की मात्रा थोड़ा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद देखते हैं कि मूत्र का निर्माण एवं हार्मोन्स। कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज़, हमारे जो ऑर्गेन्स है, ये काम करते हैं, किसके माध्यम से काम करते हैं, इसको सिग्नल कौन देता है, इसको सिग्नल देने के लिए काम करता है, सिग्नल को देता है कोई ग्लैंड से देता है। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ, है ना। ये ग्रंथियाँ क्या करती है, एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड में तैरते हुए जाते हैं किसी ऑर्गेन्स के पास, जिसके लिए वो हार्मोन्स रिलीज किया हुआ है, और उसको जाके इन्फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। ये है आपका हार्मोन्स। हार्मोन ऐसे ही काम करता है। तो पहला हार्मोन्स है आपका ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स।
क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो यह पीयूष ग्रंथि से निकलती है। क्वेश्चन को याद रखना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहाँ से निकलती है, पीयूष ग्रंथि से निकलती है। और ये क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट रेंजर 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है, ये निकलता है आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है। फॉरेस्ट रेंजर 2017 के एग्ज़ाम पूछा गया है और बायोलॉजी का 44 या 46 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद जैसे कि आपका ये है, आपका यह हार्मोन्स मूत्र में जल की मात्रा का कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये क्या करता है कि जो वाटर रहता है पानी में, तो ये हार्मोन्स क्या करता है, हमारे जो यूरिन है उस यूरिन में पानी की जो मात्रा है उसको फिक्स रखता है। ठीक है, ना पानी की मात्रा को बढ़ाता है ना पानी की मात्रा को कम करता है, कम मतलब कम होने देता है। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट में क्या करता है, रखता है, बैलेंस रखता है। कौन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। अब देखते हैं कि अगर ये कम होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बढ़ गया, ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स अगर बढ़ गया मतलब क्या होगा, वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा मतलब आपके जो यूरिन में, मूत्र में क्या होगा, जल की मात्रा कम हो जाएगी। जल की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका यूरिन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और आपका यूरिन गाढ़ा हो जाएगा मतलब आपका यूरिन का पीएच मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हर चीज़ ना, क्योंकि आया हुआ तभी मैं आपको बता रहा हूँ। एमसीक्यू खोल के देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपका ADH हार्मोन अगर घट गया, मान लो अगर ADH हार्मोन क्या हो गया, कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है या निकल रहा है। ठीक है, जब कम मात्रा में ही निकल रहा है और ADH का काम क्या है, वो जल का शोषण करता है, तो कम मात्रा में निकल रहा है वो, तो अगर कम मात्रा में निकल रहा है तो जल का शोषण भी कम मात्रा में करेगा। तो जल का शोषण कम मात्रा करेगा तो मूत्र में जल का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मूत्र में जल का मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका पीएच मान कम हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से एक और चीज़ मैं आपको कोरिलेट करता हूँ। जैसे कोई एल्कोहलिक कोई रहते हैं जो एल्कोहल वाइन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही देखना या सुने होंगे, कोई भी इंसान जब अल्कोहल कंज्यूम करता है तो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उसको बार बार क्या होता है, यूरिन की फील आती है। बार बार यूरिन की फील इसलिए आती है क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद क्या हो जाता है, जो ADH हार्मोन्स है, ADH हार्मोन्स क्या हो जाता है, मतलब कम निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये कम निकलेगा तो क्या होगा, मूत्र में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। मूत्र में जब जल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो बार बार यूरिनेशन तो होगा ही। तो ये है आपका। ठीक है, इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपको एल्डोस्टेरोन्स। क्या है एल्डोस्टेरोन्स, तो किडनी के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। मैं आपको बताया था किडनी के 2 भाग होते हैं, एक आपका कॉर्टेक्स और एक आपका मेडुला। तो कॉर्टेक्स वाले भाग से कौन स्रावित होता है, आपका ये आपका एल्डोस्टेरोन सोडियम एवं पोटेशियम को बैलेंस करता है। जो मैं आपको बताया, जो कि हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, सोडियम, पोटेशियम, ये जो सॉल्ट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स को क्या करते हैं, बैलेंस करता है, बैलेंस रखता है। ठीक है, तो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन बैलेंस रखता है किसको, सोडियम और पोटेशियम को, उसको। ठीक है, अब देखते हैं आपका डायलिसिस। ठीक है, तो किडनी के खराब हो जाने पर कृत्रिम दूसरे रूप का शुद्धिकरण होता है। कहने का मतलब अगर आपका किडनी खराब हो गया, तो किडनी जब खराब हो गया तो खराब होने के बाद क्या किया जाए, है ना, तो खराब होने के बाद क्या किया जाए, हम रक्त को, क्योंकि रक्त को हमारा शुद्ध करना बहुत जरूरी है, तो रक्त का शुद्ध किसके माध्यम से करते हैं, एक मशीन के माध्यम से करते हैं जिसको डायलिसिस मशीन कहा जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से किया जाता है शुद्धिकरण। तो डायलिसिस में क्या होता है, सेल फोन झिल्ली होती है जो कि अर्धपारगम्य होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सिलेबस में इंक्लूड है। डायलिसिस में कौन सा झिल्ली होता है, सेल फोन झिल्ली होता है। कौन सा, सेल फोन झिल्ली होता है। और ये सेल फोन झिल्ली क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है। ठीक है, डायलिसिस मशीन परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायलिसिस आपका परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कुछ आपका रोग हैं, देखते हैं। जैसे कि आपका किडनी स्टोन, मैंने आपको बताया था किडनी, है ना, किडनी में क्या होता है, ये किडनी स्टोन क्यों होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट के जमाव के कारण किडनी स्टोन होता है। किसके कारण, कैल्शियम ऑक्सीलेट के जमाव के कारण किडनी स्टोन होता है। पथरी को अल्ट्रासाउंड द्वारा तोड़ा जाता है, जिसे लिथोट्रिप्सी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है, लिथोट्रिप्सी। ठीक है, किडनी के संबंधित रोग का इलाज करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, लिथोट्रिप्सी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, लिथोट्रिप्सी यूज़ करते हैं। सेकंड देखते हैं यूरेमिया। यूरेमिया मतलब मूत्र में यूरिया का मात्रा अगर बढ़ जाए, मतलब नाइट्रोजन वेस्ट है, अगर मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो उस कौन सी बीमारी बोलते हैं, उसको यूरेमिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद डाईयूरेसिस, अगर मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, डाईयूरेसिस कहा जाता है। और एक है आपका नेफ्राइटिस, जिसको किडनी में जीवाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपका फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस में इंक्लूड है वृक्क से संबंधित रोग। ठीक है, तो नेफ्राइटिस है वो किसके कारण होता है, जीवाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, और उसके बाद एक और मेरा है कि क्या आप जानते हैं कि किडनी में इरिथ्रोट्रोपिन
नामक हार्मोन का स्रावन करती है, आरबीसी के निर्माण को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको हार्ट पढ़ाया था उसमें बताया था आपको, जो आपका जो किडनी है वो क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन्स का स्रावन करती है, जो कि आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी को निर्माण को क्या करता है, बढ़ाता है। मैंने आपको हृदय वाले लेक्चर में बताया था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।